अच्छा बेटा, फर्दर प्रॉपर्टीज। प्रोड्यूस एक्स रेज when strike on anode metal देखिए भाई, जब कैथोड रेज एनोड मेटल पे स्ट्राइक करती हैं तो एनोड मेटल से एक्स रेज जनरेट होती है। बात बाद में डिस्कवर हुई। रिमेंबर दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 1887. एक्स रेज वर डिस्कवर्ड इन 1912, 25 years लेटर। हुई इसी से। पहले जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो इतना कुछ इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करने का था कि आपकी सोच है, और एट अ टाइम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं की जा सकती हैं, और अगर हो भी रही हैं तो आप कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिमिट भी करना होता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि इससे इतना कुछ पता चला। तो ये बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज में लिख दिया है कि एनोड मेटल पे जब टकराती हैं, अगर एनोड हैवी मेटल से बनाया गया है स्पेशली, तो जब कैथोड रेज एनोड मेटल पे टकराती हैं तो उससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा कैन कॉज गैस आयनाइजेशन। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब कैथोड रेज गैसियस एटम से टकराती हैं तो गैसियस एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल देती हैं, यानी उसको क्या कर देती हैं, आयोनाइज। तो दे कैन ऑल्सो कॉज गैस आयोनाइजेशन। इसी तरह से बेटा प्रोड्यूस हीट एंड ग्लो ऑन प्लैटिनम फॉइल। अगर बेटा प्लैटिनम फॉइल पे कैथोड रेस को हम एक्सपोज करेंगे तो प्लैटिनम फॉइल हीटअप हो जाती है और ग्लो करने लगती है। फाइनली जे थॉमसन ने कैथोड रेस के नेगेटिव पार्टिकल्स का चार्ज टू मास रेशो निकाला, जिसे E अपॉन M रेशो कहते हैं। और ये चार्ज टू मास रेशो आया 1.7588 एक्सपोनेंट 11 कूलम्स पर ग्राम। ठीक है भाई, कूलम्स पर किलोग्राम। जे थॉमसन ने इसका चार्ज टू मास रेशो निकाला, जो कि कितना आया 1.7588 एक्सपोनेंट 11 कूलम्स पर ग्राम, एंड इट वाज independent of gases and metals in tube। बेटा इन्होंने अपने रिजल्ट्स को रीचेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट कई दफा परफॉर्म किया। हर बार डिस्चार्ज ट्यूब में अलग गैस डाली और अलग मेटल की इलेक्ट्रोड्स लगाई, क्योंकि भाई दो तरह से जनरेट हो रही है ना कैथोड रेज। एक तो बेटा कैथोड मेटल में से निकल रही है और दूसरा गैस में से निकल रही है। तो इन्होंने हर बार गैस भी चेंज की और कैथोड मेटल भी चेंज किया, और हर बार कैथोड रेज जो जनरेट हुई उसके नेगेटिव पार्टिकल्स का चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया। हर बार वो रेशियो सेम आया 1.7588 एक्सपोनेंट 11 कूलम्स पर ग्राम। ठीक है बेटा। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल।
ठीक है भाई, इससे क्या साबित हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। इससे कैसे साबित हो रहा है भाई, मैं कह रहा हूं हर मेटल की कैथोड से और हर गैस के एटम से प्रोड्यूस होने वाली कैथोड रेस का नेगेटिव पार्टिकल सेम है, क्योंकि हर बार चार्ज टू मास रेशियो क्या आ रहा है, सेम। ठीक है भाई, चार्ज टू मास रेशियो समझ लें कि चार्ज पार्टिकल की आइडेंटिटी होती है। तो अगर सेम चार्ज टू मास रेशियो आ रहा है इसका मतलब सेम पार्टिकल है। तो भाई चाहे किसी भी मेटल के एटम का नेगेटिव पार्टिकल हो, चाहे किसी भी गैस के एटम का नेगेटिव पार्टिकल हो, चाहे किसी भी एटम का नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल हो, वो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि बेटा उसका चार्ज टू मास रेशियो क्या रहा था, सेम। तो इस तरह साबित हुआ कि भाई हर एटम में नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल यही होता है, जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। और ये नाम इलेक्ट्रॉन जिस साइंटिस्ट ने रखा था, नेम वाज गिवन बाय स्टोनी। ठीक है भाई, ये नाम इलेक्ट्रॉन जिन साइंटिस्ट ने रखा था उनका नाम क्या था, स्टोनी। ठीक है भाई, अभी जो चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया था, ये जे थॉमसन ने भी किया था, और एक और साइंटिस्ट थे मिलिकन, उन्होंने भी किया था। जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर फिजिक्स में, चैप्टर 14 है गालिबन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें पढ़ा होगा। है भाई, पढ़ा है फिजिक्स में आप लोगों ने? जे थॉमसन का जो चार्ज टू मास रेशियो डिस्कवर करने का मेथड था, ठीक है। वो रिड्यूस हो गया था। अच्छा, एक और साइंटिस्ट थे मिलिकन, उनका भी एक मशहूर मेथड है ऑयल ड्रॉप मेथड, लेकिन वो फेडरल बोर्ड में है तो सही, लेकिन पीएमसी के सिलेबस में रिड्यूस्ड है। लेकिन मैं नाम आपको बता रहा हूँ, नाम का आइडिया होना चाहिए कि चार्ज टू मास रेशियो जो है, एक तो जे थॉमसन ने डिस्कवर कैलकुलेट किया था, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, और एक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। बस ये नाम याद रख लें, सिंध बोर्ड में तो है ही नहीं, तो इंजीनियरिंग वालों को तो नाम भी याद नहीं रखना। फेडरल बोर्ड में है लेकिन पीएमसी ने रिड्यूस कर दिया है, तो इसलिए मेडिकल वालों को सिर्फ नाम पता हो, ये बहुत है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आगे बेटा? अब हम आगे बढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन पे जल्दी बताइएगा। अच्छा भाई, नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।
अच्छा भाई, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी इसी डिस्चार्ज ट्यूब से हुई थी, जो कि गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। देखो भाई, ये तो ऑब्वियस था ना कि जब नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गया तो एटम तो न्यूट्रल होता है ना, तो अगर एटम में नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए। और जिस तरह गैस के न्यूट्रल एटम से नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, वैसे ही पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल भी डिस्कवर प्रोड्यूस होना चाहिए, या हुआ होगा बट हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सके। तो गोल्डस्टाइन ने सोचा कि जिस तरह डिस्चार्ज ट्यूब में नेगेटिव रेज जनरेट हुई थी, कैथोड रेज, वैसे ही पॉजिटिव रेज भी जनरेट हुई होंगी, लेकिन हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सके। तो पॉजिटिव रेज को ऑब्जर्व करने के लिए, टू ऑब्जर्व पॉजिटिव रेज, इन्होंने क्या की, स्लाइट चेंजेस इन थॉमसन्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, पॉजिटिव रेज को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने थॉमसन के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की। ठीक है बेटा, और वो मॉडिफिकेशंस क्या थी बेटा? इन्होंने 1 मीटर लंबी डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। कितनी लंबी? 1 मीटर लंबी डिस्चार्ज ट्यूब। इस तरह से। ठीक है भाई, डिस्चार्ज ट्यूब एज आई सेड 1 मीटर लॉन्ग। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि बेटा एनोड तो नॉर्मल, ठीक है बेटा, एनोड तो नॉर्मल प्लेट, नॉर्मल मेटालिक प्लेट। इन्होंने कैथोड जो यूज की वो बिल्कुल बीच में लगाई एक तो, एंड दैट कैथोड वाज परफोरेटेड इन दिस वे। ठीक है भाई, कैथोड में क्या थे? परफोरेशन। परफोरेशन मतलब होल्स। ठीक है भाई, इस तरह से। आइडिया क्या था कि भाई अगर पॉजिटिव रेज हैं तो जाहिर है बेटा वो किस तरफ मूव करेंगी? नेगेटिव कैथोड की तरफ, है ना भाई? अगर पॉजिटिव रेज हैं तो वो किस तरफ मूव करेंगी? नेगेटिव कैथोड की तरफ। और जब वो कैथोड पे पहुंचेंगी तो ये जो होल्स हैं इनको पास करके पीछे आ जाएंगी। पीछे इन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया। ठीक है बेटा, क्या लगा दिया? फ्लोरेसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड। और क्यों लगाया? अगर जैसा इन्होंने सोचा है वैसा ही हुआ कि पॉजिटिव रेज कैथोड की तरफ आई और बेटा कैथोड के कैनाल से गुजर के पीछे आई,
तो पीछे जिंक सल्फाइड मौजूद है बेटा, जब वो जिंक सल्फाइड से टकराएंगी तो जिंक सल्फाइड ग्लो करेगा। तो अगर प्रोसेस के दौरान जिंक सल्फाइड ग्लो कर गया, इसका मतलब जो इन्होंने प्लान किया था वो बिल्कुल सही हो गया, और ऐसा ही हुआ। ठीक है भाई, जैसे ही प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया, कुछ देर बाद कैथोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड लगाया हुआ है वो ग्लो करने लगा। तो इसका मतलब ये है ना कि कुछ रेस कैथोड की तरफ आई, कैथोड के कैनाल्स से गुजरी और पीछे आके जिंक सल्फाइड से टकराई, और वो रेस बेटा जो कैथोड की तरफ आई, ऑब्वियसली वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रेस। तो इस तरह से बेटा पॉजिटिव रेस डिस्कवर हो गई। नाउ द जनरेशन ऑफ पॉजिटिव रेस, पॉजिटिव रेस को एक और नाम दिया गया कैनाल रेस, क्योंकि बेटा एक कैथोड के कैनाल्स को पास करके आई थी, इसी वजह से बेटा ये एक ही तरह से बनती हैं, और वो है गैस आयोनाइजेशन। जैसे भाई अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो जब कैथोड रेज हाइड्रोजन एटम्स पे टकराएंगी तो हमने क्या कहा था कि ये आयोनाइज हो जाएगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे ही अगर हीलियम है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो जैसे ही कैथोड रेज हीलियम से टकराएंगी, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, He पॉजिटिव। सिमिलरली अगर डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन भरा हुआ है, तो जब कैथोड रेज टकराएंगी नियॉन से, तो क्या होगा बेटा, उसका एक इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएगा और Ne पॉजिटिव बन जाएगा। अब होगा ये कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बन गए, ये तो एनोड की तरफ जाएंगे कैथोड रेस की शक्ल में। ये जो पॉजिटिव आयन है ना, जो भी गैस हमने भरी थी, अगर ट्यूब में हाइड्रोजन भरी तो H पॉजिटिव होंगे, हीलियम भरी थी तो He पॉजिटिव होंगे, नियॉन भरी थी तो Ne पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव आयन्स जो बन गए, ये जाते हैं कैथोड की तरफ, और इनकी मूवमेंट से क्या बनती है, पॉजिटिव रेस। सो इन दिस वे the positive rays are generated inside the discharge tube। समझ में आई ये बात? तो भाई पॉजिटिव रेज जो कि कैथोड की तरफ गई, कैथोड के कैनाल से गुजर के पीछे आई, पीछे जिंक सल्फाइड था उससे टकराई तो वो ग्लो हुआ। ये पॉजिटिव रेज बनी कैसे? गैस आयोनाइजेशन से। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है, जब उसके एटम, जब कैथोड रेज उस पर टकराती हैं, तो क्या होता है कि उनके एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। वो इलेक्ट्रॉन जो इनके एटम से निकला वो भी कैथोड रे बन के एनोड की तरफ चला जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से जो गैस का एटम आयोनाइज हो गया, नेगेटिव सॉरी न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया, वो मूव करता है कैथोड की तरफ, किस फॉर्म में, पॉजिटिव रेस की फॉर्म में। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस? ठीक है बेटा, पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, जस्ट लाइक कैथोड रेस। दूसरी प्रॉपर्टी, ये भी मटेरियल रेज है। मैंने बताया था मटेरियल रेस का मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल्स से बनी होती है। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी कैसे पता चलती है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो वो बातें सेम रहेंगी।
कि भाई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, कैसे पता चला कि जी शार्प शेडो कास्ट किया। मटेरियल रेज है, कैसे पता चला कि जब लाइट पैडल व्हील पे मारा तो वो रोटेट हो गया। ये सारी बातें सेम रहेंगी, ठीक है भाई। तो पॉजिटिव रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव रेज भी मटेरियल रेज है यानी कि पार्टिकल्स से बनी हुई है, बट पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव है। और ये कैसे पता चला? डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव। बेटा जो वे मैंने आपको बताया उसे आप जहन में रखिएगा कि जब भी कोई रेज डिस्कवर होती है तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले, कि वो मटेरियल है या नॉन मटेरियल। और इसको देखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप उन रेज को किसी बहुत ही हल्के ऑब्जेक्ट पे मारें, बहुत ही लाइट वेट ऑब्जेक्ट पे। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हो गया इसका मतलब रेज मटेरियल है, और अगर मूव नहीं हुआ तो रेज मटेरियल नहीं है। अब अगर रेज मटेरियल है, एक रे पहली बार डिस्कवर हुई है, पहली बार ऑब्जर्व हुई है, तो ऑब्वियसली अगर वो मटेरियल है तो वो जिस पार्टिकल से बनी हुई है वो भी पहली बार ही ऑब्जर्व होगा। जब कोई नया पार्टिकल डिस्कवर होता है तो मैंने बताया सबसे पहले देखा जाता है कि उस पर कोई चार्ज है कि नहीं है। और ये कैसे पता किया जाता है? आप उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में से गुजारते हैं। अगर दोनों में से किसी एक में भी डिफ्लेक्ट हो गया तो चार्ज है, और अगर दोनों में ही डिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो चार्ज नहीं है, ठीक है बेटा। तो जब पॉजिटिव रेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा तो डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब इन पे चार्ज होता है। और बेटा डिफ्लेक्ट नेगेटिव की तरफ होती है, इसका मतलब इन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इसके अलावा बेटा ये भी कैथोड रेस की तरह प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन जिंक सल्फाइड, ठीक है भाई। ये भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं जिंक सल्फाइड पे, जस्ट लाइक कैथोड रेस। अच्छा, अब अहम बात यह है कि जिस तरह चार्ज टू मास रेशियो नेगेटिव पार्टिकल्स का कैलकुलेट किया गया था, वैसे ही पॉजिटिव पार्टिकल्स का भी कैलकुलेट किया गया। और जब कैलकुलेट किया तो पता ये चला कि इट इज मच लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा पॉजिटिव पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो नेगेटिव पार्टिकल से बहुत कम आया। अब अगर रेशियो कम आ रहा है तो मैथमेटिकली या तो न्यूमरेटर कम होगा या डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। न्यूमरेटर में चार्ज है, डिनोमिनेटर में मास है। हम ये अज्यूम करेंगे कि एटम न्यूट्रल होता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पार्टिकल पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल पे होना चाहिए, जब भी तो न्यूट्रलाइज होगा। तो ये बात तो सही है, ये बात तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई चार्ज सेम होगा तो फिर डिफरेंस मास का होना चाहिए। मास डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है ना, मास डिनोमिनेटर में है ना इस रेशो में। तो नेगेटिव पार्टिकल का मास कम होगा जब भी रेशो ज्यादा आया, पॉजिटिव पार्टिकल का मास ज्यादा होगा जब भी रेशो कम आ रहा है। तो जब इस पॉजिटिव पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट किया गया तो पहली बात ये पता चली कि इस पॉजिटिव पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो नेगेटिव पार्टिकल से काफी कम था। दूसरी बात ये पता चली कि वेरीज विद द गैस इनसाइड द ट्यूब। भाई जिस तरह जे थॉमसन ने, मैंने बताया था ना, कई बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था और हर बार अलग गैस और अलग मेटल इलेक्ट्रोड लगाई थी और हर बार चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया था, ये मालूम करने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि किसी गैस के एटम का नेगेटिव पार्टिकल कुछ और है और किसी का कुछ और है। लेकिन पता ही चला था कि हर बार सेम चार्ज टू मास रेशियो आया तो सबका सेम है। यहाँ पे क्या हुआ कि जब दूसरी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया एक अलग गैस के साथ, तो अब जो पॉजिटिव रेज जनरेट हुई उनके पॉजिटिव पार्टिकल्स का चार्ज टू मास रेशियो पहले से अलग आया। जब तीसरी बार एक बिल्कुल ही अलग गैस डाली, दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा पॉजिटिव रेज जनरेट करवाई और उन पॉजिटिव रेज का चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया, तो अब वो बिल्कुल ही अलग आया। तो हर गैस के लिए अलग आ रहा है, और आना भी चाहिए ना बेटा।
पॉजिटिव रेस किससे बनी हुई है? इन पॉजिटिव आयन से। अब जरा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का चार्ज भी 1 होता है, मास भी 1 होता है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का चार्ज भी 1 होता है और मास भी 1 होता है। लेकिन अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का चार्ज 1 है बट मास 4 है। तो 1/1 1 के बराबर होगा, 1/4 0.25 के बराबर होगा। नियॉन के ऊपर भी चार्ज तो 1 है लेकिन मास इसका 10 होता है, 1/10 0.1 आएगा। तो याद रखिएगा, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल किससे आया था? हाइड्रोजन से। और उसे हमने माना 1 पॉजिटिव पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको नाम प्रोटॉन दिया था रदरफोर्ड ने। बेटा याद रखिएगा, जिस तरह इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी ने, नेगेटिव पार्टिकल को। प्रोटॉन नाम पॉजिटिव पार्टिकल को रदरफोर्ड ने दिया था, नेम गिवन बाय रदरफोर्ड। ठीक है बेटा। तो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो जिस पॉजिटिव पार्टिकल का आया था वो पॉजिटिव पार्टिकल हाइड्रोजन से जनरेट हुआ था, बाकी सबसे कम आ रहा था। तो हाइड्रोजन से जो जनरेट हुआ उसे हमने कहा कि ये एक पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि ये एक प्रोटॉन है। पता है ना, आप H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं, ये बात तो आप कई बार सुन चुके हो। तो ये H पॉजिटिव जब गया ना कैथोड पे, तो इस H पॉजिटिव की मूवमेंट से जो पॉजिटिव रेज बनी थी, उनके पॉजिटिव पार्टिकल का हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो आया था, उसे हमने माना एक पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि एक प्रोटॉन। ये नाम प्रोटॉन किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। तो भाई याद रखिएगा कि एक प्रोटॉन जो है वो 1837 गुना हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। मास ज्यादा होता है, 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गई है और बेटा टाइम भी पूरा हो गया है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।